क्यों जा रही हो? जो सम्मान कभी-कभी जाने से मिलता है, वो वहाँ बस जाने से नहीं मिलेगा। पति ने समझाते हुए कहा, अरे मेरे बेटे का घर है, किसी पराये के घर थोड़े न जा रही हूँ और आप तो मुझे बिना बताए चले गए, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। वे मुँह फुलाती हुई बोली, मैं कहाँ गया हूँ, यहीं तो हूँ तुम्हारे पास, मेरी बात समझो और यहीं अपने घर में रहो। अब उठो और चलो मेरे साथ। कहते हुए रामनाथ जी ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। इसी झटके के साथ उनकी नींद आँख खुल गई। तो उन्होंने देखा कि बेटे रमेश का घर आ गया है। लॉन में गमले टूटकर बिखरे हुए थे, इसी कारण रमेश को झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। ये वही यथार्थ झटका था जो उन्होंने सपने में महसूस किया था। घर पहुंचते ही आराम से कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सिर पीछे टिका दिया। उनके मन में सपना अभी ताज़ा ही था और वो उसे समझने की कोशिश कर ही रही थी कि सुधा उनके हाथ में चाय का कप देते हुए बोली, मम्मी आप हाथ मुंह धोकर चेंज कर लीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बच्चे इतने थके थे कि बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। उन्हें भी भूख कहाँ थी, किसी तरह एक पराठा चाय के साथ निगल कर लेटने चली गई। इस पूरे समय रामनाथ जी का वो सपना उनका पीछा करता रहा और वो उसका अर्थ समझने में असफल रही और इसी उधेड़-बुन में कुछ उनिदी सी हालत में सुबह हो गई। अगले दिन आदतन जल्दी नींद खुल गई और वो फिर उसी सपने की सोच में डूब गई। शुरू के दिन अच्छे थे। सुधा हर काम के लिए पूछती थी और बच्चे भी अम्मा अम्मा कहकर आसपास ही मंडराते रहते थे। रमेश भी ऑफिस जाने से पहले और लौटने के बाद उन्हीं के पास रहता था। धीरे ही सही मगर उनका रूटीन भी वापस पटरी पर आने लगा और वो भी घर को अपना समझकर अधिकारों का प्रयोग करने लगी। वहाँ सबके बीच उन्हें अच्छा ही लगा रहा था पर फिर भी उन्हें वहाँ बहुत बोरियत होती थी। सुबह जिस घर में हलचल रहती, 9 बजते-बजते वहाँ एकदम सूनापन पसर जाता था। फिर वो बालकनी में फूल पौधों को देखने और सड़क पर आती-जाती गाड़ियों को देखते हुए समय काटती और सबके आने का इंतज़ार करती रहती थी। उस दिन सबके जाने के बाद जब वो बालकनी में जाकर बैठी तो हल्की फुहार पड़ रही थी। ये मानसून की हल्की फुहार उन्हें बेहद अच्छी लगती थी। कुछ देर यूँ ही उन बूँदों को हाथों में उछालते और उनके कोमल स्पर्श को महसूस करते उनका चाय पीने का मन करने लगा। वो उठी और चाय का दूध निकालने के लिए उन्होंने फ्रिज खोला। तो वो सामान से ठसाठस भरा था। उसी सामान में दूध का पतीला भी फँसा हुआ था। उन्होंने जैसे ही दूध का पतीला निकाला तो उसके साथ रखा काँच का कटोरा फिसल कर नीचे गिरा। छन की आवाज़ से उसके टुकड़े और मशरूम की सब्ज़ी सब तरफ फैल गई। अब चाय पीना भूलकर वो पहले साफ-सफाई में लग गई। फ्रिज कई दिन पुरानी सब्जियों, कई तरह के गूँथे आटे, पुरानी ब्रेड, खट्टे होते दही और अधसरे फल सब्जियों से भरा पड़ा था। उन्होंने सूंघ-सूंघ कर सारी बासी सब्जियों और आटे का अंदाज़ा लगाकर उन सबको हटाया। दोपहर को सुधा के आने तक वो फ्रिज का कायाकल्प कर चुकी थी। सुधा ने आते ही मुँह हाथ धोकर फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप लोग आ जाइए, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। फ्रिज खोलते ही सुधा असमंजस की स्थिति में थी। उसने पूरा फ्रिज छान मारा पर उसे आटा और मशरूम की सब्ज़ी कहीं नहीं थी। उसे बार-बार फ्रिज में सामान रखते और निकालते देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? क्या ढूँढ रही हो? मम्मी जी, वो आटा और मशरूम की सब्ज़ी नहीं मिल रही। सुधा ने कटोरों के ढक्कन उठाकर चेक करते हुए कहा, बेटा वो तो मैंने हटा दिए हैं। आटा और मशरूम दोनों महक रहे थे पर वो तो मैंने संडे को ही तैयार किए थे। संडे यानी 3 दिन पहले। पर ये तो ठीक नहीं है, ये तो बीमारियों को न्योता देना है। घर पर हम 4 ही तो लोग हैं, रोज़ ताज़ा बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा, उन्होंने सुधा को समझाते हुए कहा। मेरे लिए संभव नहीं है मम्मी, मैं सुबह की गई, दोपहर में लौटती हूँ, फिर मेरी किटी है, मेरा पार्लर है, इसके बाद समय ही कहाँ बचता है, तो मैं रोज़ खाना नहीं बना सकती, इसलिए मैं पूरे हफ्ते का खाना एक ही बार तैयार करके रख देती हूँ। वैसे राहुल और रमेश को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। सुधा के स्वर में तल्खी थी। सुलोचना जी का मन 1 सप्ताह का रखा खाना खाने की कल्पना मात्र से खिन्न हो गया, पर उन्होंने परिस्थिति को भांपते हुए कहा, कोई बात नहीं सुधा, पहले तुम अकेली थी, अब मैं भी हूँ, तो खाना बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। सुधा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस समय सबने पास्ता खाई। उस दिन रात का खाना भी सुधा ने बाहर से ही ऑर्डर किया। सुलोचना जी को ये सब सामान्य ही लगा। वो सुधा की नाराज़गी समझ नहीं पाई। वो तो बेटे-बहू के घर को अपना मान रही थी, जहाँ उन्हें भी कहने और करने का अधिकार था। अगले दिन भी सबके जाने के बाद वो किचन की सफाई में जुट गई। उन्होंने मसालों के डिब्बों को अपने हिसाब से लगाया ताकि ये रोज़मर्रा का सामान उनकी पहुँच में रहे। ये सब काम निपटाने तक सुधा के आने का टाइम हो गया। एक बार उन्होंने चमचमाती किचन को देखा और अपने आप से कहा, आज तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। वो मन ही मन घर का हिस्सा बनकर बहुत खुश थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने बड़े उत्साह से दरवाज़ा खोला और
रिया के हाथ से बस्ता लेते हुए सुधा से बोली, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, आज मैंने खिचड़ी बनाई है। सुधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो सीधे किचन में चली गई। सुलोचना जी भी दो बोल प्रशंसा के सुनने की ललक में सुधा के पीछे हो ली। वे खाने की प्लेट निकालते समय बार बार सुधा की तरफ देख रही थी कि शायद वो कुछ कहे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वे मन ममोज कर रह गई। खाने के बाद वे कमरे में आराम करने चली गई। वो दिन भर की इतनी थकी थी कि लेटते ही कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो शाम के 7 बज चुके थे। सुधा और रमेश के बीच तेज बहस हो रही थी और शायद उसी से उनकी नींद खुल गई थी। तुमने आज भी खाना बाहर से ही मंगवाया है? मैं ये रोज रोज का बाहर का खाना नहीं खा सकता। रमेश झल्ला रहा था। ये बात तुम अपनी माँ को समझाओ, सुधा ने भी तेज आवाज में कहा। इसमें माँ कहाँ से आ गई और उन्होंने क्या किया है ये तुम उन्हीं से पूछो। उनसे क्या पूछना है, तुम ही बता दो। क्यों बात को बढ़ा रही हो? सुलोचना जी को इससे आगे सुनना अच्छा नहीं लगा कि उसकी वजह से बहू बेटे में कलह हो रही है, पर उसके बाद घर में और सबके व्यवहार में कुछ तो बदल गया था जो वो समझकर भी नहीं समझ पा रही थी। उस दिन के बाद रविवार तक घर में खाना बाहर से ही आता रहा और फिर रविवार वाले दिन सुधा ने महरी के साथ मिलकर फिर सप्ताह भर का खाना बनाकर फ्रिज में भर दिया और किचन का सामान यथावत रख दिया। इस पूरे समय सुधा ने उनसे कुछ कहा और ना ही कोई शिकायत ही की। वो वैसे भी कम ही बोलती थी। जो कुछ भी मुखर था वो उसके हाव-भाव और काम में थे, जो उसकी नाराज़गी दर्शाते थे। सुलोचना जी को रिया से बहुत स्नेह था, शायद उसे भी हो, पर वो कच्ची उम्र की बच्ची थी और उस पर उसकी माँ का प्रभाव इतना अधिक था कि वह वित्त से बाहर उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था। उन्हें रिया की सहेलियों भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नाइट स्टे के नाम पर हर कुछ दिन में आ धमकती थी और रिया की अनुपस्थिति में उसकी बुराई करती थी। उन्होंने रिया को समझाने का प्रयास भी किया तो उसने कहा, आजकल ऐसी ही सहेलियां होती है। जिन सहेलियों और दोस्तों की आप बात करती हैं वो कहानियों में होते हैं। रमेश भी अब कभी कभी ही उनके पास आता था और वो भी औपचारिक हालचाल ही पूछता था। राहुल को भी उनका समझाना पसंद नहीं था तो वो भी उनसे कन्नी काटने लगा था। इस पूरे घर में सिर्फ कमला का आना ही उनके लिए राहत का समय होता था। कमला घर का काम निपटाते हुए उनसे बातें करती रहती थी, पर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकती थी। वो रोबोट की तरह अपना काम निपटाती थी। उसे बाकी घरों में भी काम करना होता था। उन्हें अच्छे से याद है, वो रविवार का दिन था। वो हमेशा की तरह कमरे में अकेली रामायण पढ़ रही थी। धीरे-धीरे दिन बीतने लगा। रमेश, सुधा, रिया और राहुल सब व्यस्त थे। सबके अपने-अपने प्रोग्राम थे और वो किसी में भी फिट नहीं होती थी। रिया की सहेली के जन्मदिन की पार्टी थी। राहुल का क्रिकेट मैच था। सुधा की किटी थी और रमेश को क्लब जाना था। मतलब सबके कार्यक्रम सुबह से तय थे। सुलोचना जी अकेले बैठे-बैठे ऊब गई तो बाहर आकर हॉल में बैठ गई कि कोई तो दिखेगा। बाहर आकर देखा तो सब तैयार थे। मम्मी, दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा और हाँ, आपका खाना रखा है, अगर ठीक लगे तो रोटी बना लीजिएगा। मुझे लेट हो रहा है, हम शाम तक लौट आएँगे, सुधा ने कहा और बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए चारों निकल गए। वो चुपचाप उठी और दरवाज़ा बंद कर लिया। सिर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो 1 बज रहे थे। अब उन्हें तेज़ भूख लग रही थी। आज सुबह से उन्होंने सिर्फ चाय ही पी थी। आज उनका व्रत था। उन्हें लगा शायद किचन में सुधा कुछ व्यवस्था करके गई होगी। जाकर देखा तो फलाहार का कोई प्रबंध नहीं था। सब्ज़ी कुकर में थी और थोड़ा आटा गुँथा रखा था। उनका मन भर आया और वह मुँह में थोड़ी चीनी डालकर और पानी पीकर वापस अपने कमरे में लौट आई। पता नहीं कब बैठे-बैठे आँख लग गई और जब खुली तो घंटी की आवाज़ लगातार बज रही थी। उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा खोला तो देखा रिया और सुधा थे। लाल ड्रेस और खुले बालों में रिया बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने बढ़कर उसके गाल सहलाने चाहे तो उसने चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मम्मा, कितनी बार कहा है कि एक चाबी अपने या मेरे पास रखा करो और आप है कि सुनती ही नहीं और किसी को भी चाबी देकर चल देती हैं। किसी को भी? मैं किसी को भी हूँ? वो अवाक सुधा का चेहरा देख रही थी। सुधा के चेहरे पर कोई भाव न देखकर उनका मन कसैला हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह से भूखे पेट अब सिर दर्द करने लगा था तो वो मन मारकर उठी कि बहू से कुछ
फलाहारी बनाने को कहे। बाहर निकली तो देखा कि तब तक राहुल और रमेश भी लौट आए थे। सब शायद कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कहीं जा रहे हो रमेश? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, हम मूवी जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। आप कमला से काम करवाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। रमेश की जगह सुधा बोली। उनसे कुछ और पूछते नहीं बना और कमला के जाने के बाद वो वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। उनका मन बेहद उदास था और कई तरह के सवाल जवाब उनके मन में उठ रहे थे। क्या इसी उपेक्षा और अकेलेपन के लिए वो यहाँ आई थी? ये सवाल बार बार उनके मन में कौंध रहा था। शाम के 7 बज रहे थे। उन्होंने अधिक देर करना ठीक नहीं समझा और तुरंत घर वापसी की टैक्सी बुक करके मिसेज मेहता को फ़ोन किया। मिसेज मेहता, मैं रात 10 बजे तक पहुँच रही हूँ। मैं आज व्रत में हूँ। क्या तब तक कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो पाएगा। मैं और मेहता जी भी व्रती हैं। आप तो बस जल्दी से आ जाइए, साथ में व्रत खोलेंगे। मिसेज मेहता की आवाज़ में उत्साह स्पष्ट था। उनके उत्साह और स्नेह ने सुलोचना जी के मन को मिठास से भर दिया और फिर तो उनके हाथों को जैसे पंख लग गए और उन्होंने झटपट अपना सामान बांधा और टैक्सी की राह देखने लगी। आज उन्हें सपने का अर्थ समझ आ गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब